Hello friends, this is Abhay Kumar and today we are going to discuss a very demanded and very most important topic of class 10th, that is chapter 3, pair of linear equation in two variables. So first of all we will discuss use or application of this chapter in our real life. देखिए अगर हमसे कहा जाए, if someone says you have to purchase 2 bats and 1 ball and you have to pay rupees 230. Okay. Again you are said to purchase 5 same bats and 3 same balls and you are said to pay 530. सपोज कि आप एक शॉप पे गए और आपको 2 बैट्स एंड 1 बॉल लेना है, आपने 230, शॉपकीपर ने 230 आपसे मांगा, आपने 230 दे दिया. ठीक है. फिर आपके मन में आया कि यार नहीं, अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं, या फिर किसी और दिन गए आप तो आपकी जो डिमांड थी और बढ़ गई. हो सकता है कुछ फ्रेंड्स वगैरह ने डिमांड्स बढ़ा ली, अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ गए थे तो वहां पे देखा उन्होंने कि अच्छी अच्छी बॉल्स एंड बैट्स है तो वहां से और ले लेते हैं, तो 5 बैट्स एंड 3 बॉल्स की डिमांड और बढ़ गई. देन यू जस्ट पेड 530 अकॉर्डिंग टू शॉपकीपर. नाउ व्हाट वी हैव टू डू. अगर हमसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल, एक बैट और एक बॉल की क्या वैल्यू होगी, यहां से भी पूछ सकते हैं भाई 1 बैट और 1 बॉल की क्या वैल्यू हुई. तो ऐसे जब क्वेश्चंस आ जाएंगे हमारे पास और हमें नहीं पता होगा तो वी विल अप्लाई द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल. ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था. ओके. और भी बहुत सारे यूजेस हैं. सपोज समवन आस्क्ड अबाउट एजेस. समवन सेड दैट आफ्टर 7 years, after 3 years, I will be thrice of you, and before 7 years, I was 7 times of you. Then what is our present is? देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपको कि भाई 3 साल बाद हम आपकी एज के 3 गुने होंगे और 7 साल पहले आपकी एज के 7 गुने थे. ठीक है. तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन रहेगा. मेनी थिंग्स कैन बी चेंज्ड हियर. So if you talk about this question or many other questions will be there on the basis of pair of linear equation in 2 variables which will be applicable in our daily life. So we have to solve these questions by applying the formula used in pair of linear equation in 2 variables. अगर हम कह दिए फॉर्मूला तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला नहीं, एक्चुअली मेथड होगा, because here we have to apply some methods to find the value of the things which we required. Okay, just see. First of all, we will talk about pair of linear equation in 2 variables terminology. What are the terms here? So you can see here are variable. What is it? Variable को थोड़ा सा break करते हैं. It will be vary plus able. Vary means to change and able means तो आप जानते हैं. ठीक है, किसी भी चीज में capable. तो यहाँ देखिए ये जो है vary मतलब change होना और एबल मतलब योग्य. तो अगर हम कहें यहाँ पे कि वेरिएबल मीन्स टू चेंज, यानी चेंज होने वाला. ओके. तो आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में चेंज क्या होता है, विच वी एज्यूम, जो हम एज्यूम करते हैं. सपोज अगर हमसे कहा जाए कि 1 बैट की कीमत कितनी होगी तो पता तो है नहीं, सो वी कैन जस्ट एज्यूम दैट द प्राइस ऑफ अ बैट इज X रुपीज. ओके. एंड अगर हम बॉल की बात कर ले तो हम एज्यूम कर सकते हैं द प्राइस ऑफ बॉल इज Y रुपीज. So X and Y it could be any number. 5 हो सकता है, 100 हो सकता है, 700 हो सकता है, 30 हो सकता है, 20 हो सकता है. It could be a number. Okay, and it is not fixed. What is the number? So it is called as variable. Now not only X, Y, we will talk about all the numbers, all the things which can be variable. So X, Y, P, Q, QR, S, T. Okay, ये सब जो भी numbers अभी हम बता रहे हैं, all these are variables. You know very well. Why 2 variables I just selected here? Because here it was 2 variables in the chapter. तो यहाँ पे हमें पढ़ना कितना है, 2 ही वेरिएबल्स पढ़ने हैं यहाँ पे. ठीक है. इसके बाद देखिए यहाँ पे लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है. भाई ये वेरिएबल्स रहेंगे कहाँ पे,
ये वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन के अंदर में रहेंगे, तो वी हैव टू स्टडी लीनियर इक्वेशन. नाउ व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? यू नो वेरी वेल दैट इक्वेशन मीन्स अ सिस्टम ऑफ इक्वालिटी. Equation means a system of equality in which two things will be here, LHS and RHS, and both will be shown equal by equal sign. Okay, तो LHS और RHS दो चीजें रहेंगी, या किसी भी चीज को लिख करके हमने इक्वल दिखा दिया. सपोज हमने लिख दिया 5x plus 3y equals to 0. So this is a linear equation. This is a linear equation. अब अगर हम बात करते हैं linear equation की, तो देखिए linear equation आपने फर्स्ट वन वेरिएबल में क्लास 7 से ही पढ़ना शुरू कर दिया था, और अगर टू वेरिएबल्स की बात करें तो आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी. ठीक है, बट स्टिल वी विल डिस्कस हियर अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. जस्ट सी हियर, सपोज वी राइट जस्ट 3x plus 2y plus 5 equal to 0. So it is a linear equation in two variables. Linear equation in two variables. अभी हम जानना चाहेंगे भैया लीनियर क्यों है. इक्वेशन की बात तो हो गई कि इक्वेशन इक्वालिटी को शो करता है, बट व्हाई लीनियर? सो इफ यू नो द मीनिंग ऑफ लीनियर, लीनियर मीन्स क्या होता है? डिग्री 1 मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन शुड बी 1. तो यहाँ पे देखिए x की पावर कितनी है? 1 है, एंड y की पावर कितनी है? 1 है. सो हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन इज व्हाट? 1. दैट मीन्स डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 1, सो इट विल बी लीनियर. अब बात हो रही देखिए पेयर की. तो पेयर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पेयर? पेयर मीन्स टू पीपल, टू लोग, मतलब दो लोग होते हैं तो हम बोलते हैं पेयर. ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं सेम ऐसी ही एक चीज और हो जाए हमारे पास. ठीक है, सपोज जस्ट हम शूज को ले लेते एक्जाम्पल में. अगर हमारे पास शूज है पेयर में, तो देखिए एक शूज मान लीजिए ये है, एक शूज ये है, दो शूज है हमारे पास पेयर में. तो जब दोनों सेम तरीके की, सेम कलर की, सेम डिजाइन की होंगी तब तो उनको हम पेयर में लाएंगे, अदरवाइज वो अलग अलग होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, सेम ऐसे ही एक और इक्वेशन लिख लेना है जो इसके पेयर को डिनोट करेगा. चलिए हमने लिख लिया, मान लेते हैं 5x plus 7y plus 3 equals to 0. ठीक है, तो ये भी देखिए सेम ऐसे ही दिखने वाला इक्वेशन है. ऐसा ही क्यों दिख रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ भी x और यहाँ भी x है, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है. अब रही बात अगर हमारे इन डिजिट्स की जो कि अलग अलग हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा अलग हमें रखना पड़ेगा, अदरवाइज यू नो व्हाट, यू विल बी कंफ्यूज्ड. सपोज कि हमने यहाँ पे यही वाला इक्वेशन लिख दिया, अगर 3x plus 2y plus 5 equal to 0, तो ये दोनों वैल्यू तो सेम हो जा रही है ना. तो थोड़ा सा डिफरेंस तो यहाँ भी होता है, एक लेफ्ट पैर का होता है, एक राइट पैर का होता है, ये आप जानते हैं. थोड़ा सा डिफरेंस तो यहाँ भी रखना पड़ेगा. ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी है. मान लीजिए ये लेफ्ट पैर का शूज है और ये राइट पैर का शूज है. ठीक, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमने यहाँ पे एक एग्जांपल के फॉर्म में लिख रखा है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. जनरल फॉर्म की बात करते हैं अगर, तो वी विल राइट टू थिंग्स. सपोज पहले तो हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जनरल फॉर्म की, विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 9th. इट इज व्हाट? ax plus by plus c equals to 0. It is mentioned that ax plus by plus c equal to 0. It is a linear equation in two variable. It is a linear equation in two variable. Now what we have to do? We have to write a pair also. Okay, for the pair I am going to write the same thing. It will be a little changed. देखिए ये दोनों सेम हो गया ना, तो फर्स्ट वाला कौन सा है एंड सेकेंड वाला कौन सा, इट इज नॉट क्लियर. सो वी हैव टू मेंशन द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई इन अनदर वेज सो दैट इट कुड बी अ डिफरेंट फॉर्म. सो 1 1 1 फॉर द फर्स्ट इक्वेशन एंड 2 2 2 फॉर द सेकेंड इक्वेशन वी हैव मेंशन्ड हियर. नाउ व्हाट वी सी, this is a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0. ये क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पेयर का. ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले ये समझ लेते हैं ये है क्या क्या. सो यू कैन सी दैट x and y are the variables. x and y are the variables which we have discussed just now. And then a1 b1 c1 A2, P2, C2 are constants. Constants या फिर कह सकते हैं आप यहाँ पे नॉन जीरो. A1, B1 and A2, B2 are
नॉन जीरो इंटीजर्स। ये क्या है? नॉन जीरो इंटीजर्स है। ठीक है, इंटीजर्स ना कह के यहाँ पे रियल नंबर कहना ज्यादा बेटर होगा। नॉन जीरो रियल नंबर्स। C1 C2 could be 0 but it is also a real number। ओके, तो यहाँ पे हम इसको भी मेंशन कर देते हैं, C1 C2 could be 0 but also a real number। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा यही डिफरेंस है इसमें कि A1 B1 0 नहीं होना चाहिए। सपोज कि अगर A1 0 हो जाता है तो क्या होगा? If A1 gets 0, this value will be 0. Now B1y plus C1, you will get the format which is not in two variables. You can see clearly that it is in one variable only. So A1 B1 or A2 B2 should not be equal to 0। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे नॉर्मली समझ लें तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? ax plus by plus c इक्वल टू 0। इट इज द फॉर्मेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स a and b, where a and b are non-zero real numbers। okay, and c could be zero real number। मतलब ये c जीरो नहीं होगा एग्जैक्टली, लेकिन जीरो भी हो सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ओनली। सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू स्टडी द नेक्स्ट। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि इससे होता क्या है। रियल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमको मिलता क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए पहले मैं छोटी सी एक बात बताना चाहूंगा कि जितने भी फॉर्मेट होंगे, जो भी ये ax प्लस बी वाई प्लस सी का फॉर्मेट है इक्वल टू 0, इट विल गिव यू अ लाइन। मतलब कहने का ये है कि अगर हम इसको कार्टेशियन सिस्टम पे ले जाना चाहें, कार्टेशियन प्लेन पे ले जाना चाहें, तो वी विल गेट अ लाइन। कार्टेशियन प्लेन क्या है? आपने पढ़ा हुआ है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला सीन। ठीक है, क्लास 9th में डिस्कस किया गया था। ये है आपका कार्टेशियन प्लेन। अगर आप इस पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। So ax plus by plus c equals to 0 will give you a straight line. Suppose this is the straight line and it is the denotation of ax plus by plus c equal to 0। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन होंगे, दो लीनियर इक्वेशन होंगे दो वेरिएबल में, तो यहाँ पे हमारे पास टू लाइंस मिलेंगी। ओके, देयर विल बी टू लाइंस। तो इन दोनों लाइंस के साथ क्या क्या हो सकता है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे अभी। नाउ देखते हैं क्या कर सकते हैं आगे अभी इसमें हम। अब हमें इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें जानना होगा। सपोज वी नीड टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सपोज कि हमें जो भी वैल्यूज फाइंड करनी थी अभी, उनको हम फाइंड करने की बात करेंगे। अगर देखिए जो भी सोल्यूशन होता है, अगर हम बात करते हैं सोल्यूशन की, सोल्यूशन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स दैट इज एक्स एंड वाई। सोल्यूशन क्या होते हैं? वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स को बोलते हैं सोल्यूशन। एक चीज मैं बता दूं, जितने वेरिएबल्स होंगे उतने ही इक्वेशन चाहिए होते हैं हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और उतनी ही कंडीशन चाहिए होती है हमें सॉल्यूशन को, क्वेश्चन को बनाने के लिए, मतलब क्वेश्चन को ग्राफिक एल्जेब्राइकली रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सपोज अगर हमें टू वेरिएबल्स में इक्वेशन है तो हमारे पास टू इक्वेशन होने ही चाहिए टू फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। देखिए क्यों? क्योंकि देखिए अगर टू वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो होगा क्या, हमें टू वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन अगर केवल रहेगी तो यहाँ पे देखिए ढेर सारे पॉइंट्स है ना। ऑन अ लाइन आप जानते हैं कि एक लाइन पे ढेर सारे पॉइंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। बट अगर हम टू लाइंस की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट टू लाइंस, तो फॉर द इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर देखें तो सिर्फ एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो अगर हम इनको दोनों लाइन का सोल्यूशन बोलेंगे तो दोनों लाइन का सोल्यूशन जो होगा
वो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही होगा। मतलब यहाँ की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे जो एक्स वाई की वैल्यू होगी वो इन दोनों लाइंस पे सेटिस्फाइड होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे बात करें थोड़ा सा पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, तो वहां पे भी क्या होगा, जो दोनों इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो एक्स एंड वाई की वैल्यू मिलेगी, वो एक्स एंड वाई की वैल्यू जो होगी वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दीज टू लाइंस ही होगी। ठीक है, जहां पे भी ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, वहीं पे उनका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि सोल्यूशन मिल जाएगा। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई वी विल गेट हियर। ओके, इसके बाद देखिए, ये तो था सोल्यूशन के लिए थोड़ा सा। अब हम देखते हैं कि सोल्यूशन के लिए मेथड्स कौन कौन से हैं। व्हाट मेथड वी विल अप्लाई फॉर द सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए, सोल्यूशन की बात जब हम करेंगे तो मेथड्स क्या क्या है अपने पास। मेन हमारे पास सिर्फ दो मेथड्स हैं। पहला क्या है, देखिए, जियोग्राफिकल मेथड। सॉरी, जियोग्राफिकल नहीं, जियोमेट्रिकल मेथड। First one is geometrical method and the second one is algebraical method। तो अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं जियोमेट्रिकल मेथड और एल्जेब्राइकल मेथड की, तो बाकी देखिए, जियोमेट्रिकल मेथड में हमें क्या करना होगा, वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस टू सिचुएशंस और दिस टू इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें करना है। और दो ग्राफ बनेंगे, यानी टू लाइंस वी विल गेट। टू लाइंस हमें मिलेंगी, दोनों लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वी विल गेट द सोल्यूशन। टू लाइंस की बात होगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर हम बात करते हैं एल्जेब्राइकल मेथड की, तो एल्जेब्राइकल मेथड में वी हैव टू स्टडी थ्री मेथड्स। वी हैव टू स्टडी थ्री मेथड्स एंड ऑल दिस थ्री मेथड्स कैन बी अप्लाइड ऑन एनी क्वेश्चन। ये तीनों मेथड किसी भी क्वेश्चन पे आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आप तीनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आपको इजी कौन सा लगता है। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे मेथड्स काफी इजी हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको इजी समझते हैं या फिर कौन सा आपके माइंड में जल्दी आ जाता है जिससे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके के मेथड्स यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला मेथड जो है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो कि सबसे आसान मेथड है। ठीक है, इसके बाद देखिए, जो दूसरा मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, यहां पे बच्चा लोग थोड़ा सा डिफिकल्टी फील करता है, थोड़ा सा, लेकिन अगर वो समझ गया इस मेथड को, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन से भी आसान मेथड आपका कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड मेथड, तो थर्ड मेथड जो है गाइज वो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। वो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब ये समझ लीजिए आप कि इन दोनों मेथड से आसान मेथड आपका ये है, बट बस थोड़ा सा इसको जब हम समझा रहे होंगे तो समझने पे ध्यान दीजिएगा। तो आपको मैं बता दूं, इन दोनों मेथड से आसान मेथड ये लगेगा आपको। ठीक है, तो ये तो हो गए तीन मेथड जिसमें हमें सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये सारी चीजें पढ़नी है। बट देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी जो है ना यहाँ पे, वो है आपका जियोमेट्रिकल मेथड, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे दो तीन बातें आती है। जब हम दो लाइंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए दो तीन कंडीशंस मिल जाती है हमें। आई एम गोइंग टू इरेज दिस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में ही मुझे बताना है अभी पहले। ठीक है, बाकी हम लोग वन बाय वन पढ़ते रहेंगे। तो देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में होता क्या क्या है। अगर हम टू लाइंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए होगा क्या। सपोज कि ये दो तीन कंडीशंस बनती हैं यहाँ पे, जिनका मैं डिस्कशन करने वाला हूं अभी। देखिए,
सकता है कि हमें दो लाइंस कुछ ऐसे मिले कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो किसी पॉइंट पे। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकती है कि हमें दो लाइंस, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यू कैन मेंशन हियर आल्सो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स डैश हो जाएगा और ये वाई डैश। द सेम वे एक्स डैश यहाँ पे होगा और वाई डैश यहाँ पे होगा। हो सकता है कि दो लाइंस हमें ऐसी मिले कि कहीं कट ही ना करे एक दूसरे को, ठीक है, ये तो कट कर जाएंगे यार। एक्चुअली हमें ऐसे बनाना है, मतलब पैरेलल लाइंस ले लेनी है। दो लाइंस हमने ऐसे मिल गई जो कि एक दूसरे को कभी कट ही ना करें, मान लीजिए ये पैरेलल है, ओके। इसके बाद तीसरी कंडीशन क्या आएगी, तीसरी कंडीशन ये आएगी कि हो सकता है कि पहली लाइन के सारे पॉइंट दूसरी लाइन पे हो। मतलब यहाँ पे हमने एक ही लाइन पे दोनों लाइन को ले आना है। सपोज ये आपका L1 है एंड दिस इज L2, यहाँ पे ये L1 है और ये क्या है L2, और यहाँ पे क्या L1 भी यही है और L1 के सारे पॉइंट्स आपको L2 पे मिल जाएंगे एंड L2 के सारे पॉइंट्स आपको L1 पे मिल जाएंगे। तो देखिए कहते क्या है, इस कंडीशन को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि यहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये कंडीशन किसकी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की है। और यहाँ पे देखिए ये आप देख सकते हैं आराम से L1 और L2 क्या है, पैरेलल एक दूसरे के, तो ये क्या है, पैरेलल लाइंस है। सो वी कैन से दैट दीज लाइंस आर पैरेलल, दैट मीन्स द कंडीशन विल गिव यू द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लाइन दूसरी लाइन पे ही पूरी की पूरी पड़ी हुई है, सो वी कैन से दैट दिस इज द कोइंसाइड लाइंस, ठीक है। ये कैसी लाइंस है, कोइंसाइड लाइंस, ठीक है। तो कोइंसाइड का मतलब ये होता है कि एक दूसरे पे ही पड़े रहना, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे हमें तीन कंडीशंस मिल गई। अब अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की, तो देखिए सॉल्यूशन कहाँ कहाँ मिलेगा हमें, वेयर वी विल गेट सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। क्योंकि सबसे पहला मेथड अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है, इसलिए हम इसको डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की, तो यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे और हमें एक सोल्यूशन मिल जाएगा, दैट इज एक्स एंड वाई। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था, इधर बनाया हुआ था फिगर मैंने, और बोला था कि दो लाइंस जहां पे एक दूसरे को कट करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं पे उन लाइंस का क्या मिलेगा, सोल्यूशन। और वो उन लाइन का सोल्यूशन से क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ आवर चैप्टर, दैट मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स में जब भी हमें इक्वेशन मिलेंगे तो उनका सोल्यूशन हमें फाइंड करने के लिए ग्राफिकल मेथड में दो लाइंस को बना करके उनको इंटरसेक्ट कर रही हैं, तभी हमें सोल्यूशन मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरी कंडीशन पैरेलल लाइंस की। अब ये पैरेलल लाइंस आप जानते हैं कि एक दूसरे के पैरेलल होती है, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इट इज ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो ये कहीं भी रहेंगी, अगर ये इनफाइनाइट पे भी है तब भी इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल बी पैरेलल टू ईच अदर, तो ये कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने की कंडीशन में नहीं आएंगे। इट मीन्स इट विल नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो जब कहीं भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी दैट मीन्स देयर विल नॉट बी एनी सोल्यूशन, यहाँ पे कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। हमने क्या कहा, जब इंटरसेक्शन होगा वही सोल्यूशन होगा, जहां पे इंटरसेक्शन होगा वहीं पे सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट करेंगे नहीं तो यहाँ पे सोल्यूशन ही नहीं होगा। तो इसलिए इसका जो कंडीशन बनेगा, यहाँ पे बनेगा नो सोल्यूशन का। क्या कंडीशन बनेगा गाइस, नो सोल्यूशन का। इससे पहले अपने पास कितने सोल्यूशन थे, तो इससे पहले अपने पास वन सोल्यूशन थे, दैट मीन्स वन सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन। एंड इफ यू टॉक अबाउट कोइंसाइड लाइंस, देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक लाइन दूसरे लाइन पे पड़ी हुई है। तो अगर हम एक लाइन के पॉइंट्स की बात करते हैं और दूसरी लाइन के पॉइंट्स की बात करते हैं तो सारे के सारे पॉइंट्स वहीं पे जा रहे हैं। मतलब पहली लाइन के सारे पॉइंट्स आपके दूसरी लाइन पे जा रहे हैं, दैट मीन्स इसके सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे, जो भी एक्स एंड वाई की वैल्यूज मिलती रहेंगी, वो सब सेम होंगी दोनों लाइंस के लिए, ठीक है। तो ये चीजें जो हम समझेंगे, इसमें क्या होगा, यहाँ पे ढेर सारे सोल्यूशन मिलेंगे, मतलब एक्स एंड वाई की ढेर सारी कॉमन वैल्यूज मिलेंगी, एक्स एंड वाई की ढेर सारी क्या मिलेंगी, कॉमन वैल्यूज मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैनी सोल्यूशन। क्या मिल जाएगा गाइस, मैनी सोल्यूशंस मिल जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए थोड़ी सी बातें हम करते हैं यहाँ पे। देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर होंगी तो यहाँ पे वन सोल्यूशन मिलेगा और ये इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, मतलब एक कॉमन वैल्यू होगी दोनों लाइंस के लिए। ये पैरेलल लाइंस अगर हैं तो यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, दैट मीन्स देयर विल नॉट बी एनी सोल्यूशन, तो कोई भी यहाँ पे वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैनी सोल्यूशन मैनी कॉमन पॉइंट्स, इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं था और यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स ही कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैनी सोल्यूशन का सीन बनेगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या बोलते हैं,
ये जो सिस्टम है इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं गाइस? इसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ये जो सिस्टम है कंसिस्टेंट मतलब संगत होता है। और ये जो कंडीशन है ये इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड सिचुएशन की, तो थर्ड सिचुएशन में जो कंडीशन बनेगी इट विल बी कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट। कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट। और यहीं पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इनके अलजेब्राइकली रिप्रेजेंटेशन की। ये तो मान लीजिए ग्राफ जब तक नहीं बनाएंगे तब तक क्लियर नहीं होगा कि भाई कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या फिर वन सोल्यूशन है या मैनी सोल्यूशंस है। ठीक है, लेकिन अगर अभी आप जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से देख लेते हैं तो आप बस इक्वेशन को देखेंगे, दोनों इक्वेशंस को देखने के बाद ही यू विल जस्ट डिसाइड दैट विच विल फॉलो विच कंडीशन, मीन्स विच इक्वेशन विल फॉलो विच कंडीशन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करूंगा। हमें केवल और केवल देख के बता देना है, अलजेब्राइकली देख के ही बता देना है, इन इक्वेशन को देख के ही बता देना है कि कौन सी कंडीशन बन रही है इन तीनों में से। ठीक है, तो वो तो ये तो था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के बाद की कंडीशन, लेकिन हम डायरेक्ट चाहे तो देख सकते हैं कि कौन सी कंडीशन में क्या बनने वाला है। ठीक है गाइस, तो देखिए पहले हम बात करते हैं, अगर हमारे पास दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इफ यू हैव टू इक्वेशंस, अगर अपने पास दो इक्वेशंस हैं तो यहां देखिए a1 b1 c1 ये सब क्या है, रियल नंबर्स हैं। a2 b2 एंड c2 आर ऑल्सो रियल नंबर्स। पहली कंडीशन हमें क्या मिलेगी, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, मतलब कहने का कि इसका रेशियो और इसका रेशियो अगर सेम नहीं है, तो हमारी जो कंडीशन होगी दिस विल बी द कंडीशन ऑफ वन सोल्यूशन। कौन सी कंडीशन होगी? वन सोल्यूशन। अब देखिए वन सोल्यूशन अगर है तो क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? तो आप बताएंगे सर कंसिस्टेंट है, अभी थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ाया था। तो ये हो गया वन सोल्यूशन, दैट मीन्स कंसिस्टेंट। अच्छा, लाइन कैसी फॉर्म होगी? यहाँ पे लाइन कैसी फॉर्म होगी, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या फिर कौन साइड? जल्दी बताइए। देखिए लाइन जो फॉर्म होगी यहाँ पे वो आपकी इंटरसेक्टिंग होगी, क्योंकि वन सोल्यूशन हमने बता दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अगर वन सोल्यूशन मिल रहा है तो क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इसके बाद देखिए जो दूसरी सिचुएशन है, सेकेंड सिचुएशन में वी विल टेक a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस केस में देखिए क्या होगा, जब ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये कोफिशिएंट का रेशियो और ये कोफिशिएंट का रेशियो और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है इनका रेशियो, तीनों जब इक्वल हो जाएगा तो कैसी कंडीशन बनेगी पता है, मैनी सोल्यूशन की कंडीशन बनेगी। कैसी कंडीशन बनेगी गाइस? कंडीशन ऑफ मैनी सोल्यूशन, दैट मीन्स कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट एंड द लाइन्स विल बी व्हाट, वन साइड लाइन्स। ठीक है, तो आपको बस ये रेशियो देखना है, किसका? इनके कोफिशिएंट्स का। ठीक है, एक्स वाई एंड इनके कोफिशिएंट्स का, जो कांस्टेंट टर्म है एक्स वाई के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का क्या देखना है हमें, रेशियो देखना है। ठीक है, तो उस रेशियो को देख के ही हम डिसाइड कर लेंगे कि वन सोल्यूशन का सीन है या मैनी सोल्यूशन का सीन है या फिर नो सोल्यूशन का सीन है। देखिए नो सोल्यूशन के लिए हमें क्या देखना होता है, फॉर द नो सोल्यूशन लाइन शुड बी पैरेलल, मीन्स a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखिए यहाँ पे a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 जब इक्वल रहेगा तो हमें ये भी चेक करना है कि c1 अपॉन c2 इक्वल है या नहीं है। यहाँ पे दो कंडीशन बन जाती है, अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल होता है तो एक ये कि c1 अपॉन c2 भी इक्वल है और दूसरी ये कि c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। तो अगर c1 अपॉन c2 भी इक्वल है तो मैनी सोल्यूशन, बट अगर c1 अपॉन c2 भी इक्वल नहीं है तो क्या बनेगा गाइस, नो सोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, नो सोल्यूशन। बाकी आप अभी जो मैंने ग्राफिकल मेथड में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बताया, उनसे आप कोरिलेट करेंगे तो वन सोल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन और सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट। मैनी सोल्यूशन मतलब आपका कॉन्साइड लाइन और सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नो सोल्यूशन की, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये बनेगा आपका इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और लाइन कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी।
तो इस तरीके की चीजों को भी हमें समझना था यहाँ पे। इस पे भी बेस्ड कई क्वेश्चंस मिलेंगे हमें एक्सरसाइज में, जिनको हम सॉल्व करेंगे और फिर से सॉल्व करते समय भी इन चीजों को एक बार जरूर देखेंगे, ताकि ये बात आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए। और इसके बाद हम बात करते हैं अलजेब्राइकल सॉल्यूशंस की। तो अलजेब्राइकल सॉल्यूशन में सबसे पहला जो मेथड होगा अपना, वो होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अभी हम किसकी बात करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड? अभी हम इसका अगर टर्मिनोलॉजी समझ लें कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें समझ में आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है आप जानते हैं। सपोज आप किसी मेडिकल स्टोर पे गए, आपने कहा कि मुझे एक मेडिसिन चाहिए। वो मेडिसिन सपोज आपने पैरेटिक्स में लिया, मान लीजिए सूमो आप खरीदने गए। ठीक है, तो शॉपकीपर ने कहा कि भाई सूमो तो नहीं है, लेकिन सेम कंपोजिशन की चीज हमारे पास है, वो आप ले लीजिए। तो उस सेम कंपोजिशन की चीज में उन्होंने आपको कोई भी, मान के चलिए कि पैरासिटामोल पकड़ा दिया या फिर कुछ ऐसा जो सेम कंपोजिशन था, या फिर नेमोपैरा पकड़ा दिया जिसमें नेमोस्लाइड और पैरासिटामोल दोनों होता है। तो इस तरीके की दवा आपको पकड़ा दी, तो वो क्या होगा, दवा तो दोनों एक ही चीज की, एंटीबायोटिक ही है। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी एक ही है, बट थोड़ी सी चीजें अलग हो जाती हैं, जस्ट लाइक कंपनी एंड अ लिटिल बिट कंपोजिशन ऑल्सो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे हम, एक दवा चाहिए होगी हमें, वो न लेकर के हम दूसरी दवा ले लेंगे। देखिए कैसे, वो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कैसे होगा। सपोज हमारे पास दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं। ठीक है, आई थिंक सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले इस तरीके का एक एग्जांपल हम लोग को ग्राफिकल मेथड का भी ले लेना चाहिए। ठीक है, बट वी विल टेक दैट, वी विल डिस्कस लेटर। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं। इन दोनों को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज। वैल्यूज किसकी फाइंड होगी यहाँ पे, x और y की। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखिए करेंगे क्या, हम किसी भी एक इक्वेशन को ले लेंगे। सपोज हमने सेकंड इक्वेशन को ही ले लिया। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ये है और ये कौन सा इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। हमने सेकंड इक्वेशन को ही ले लिया और यहाँ देखेंगे हम कि x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 है। यहाँ से हम x की वैल्यू y के टर्म में या y की वैल्यू x के टर्म में ले लेंगे। ठीक है, देखिए चलिए हमने x की वैल्यू ले लिया y के टर्म में, तो ये क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू माइनस 3 को हमने लेफ्ट से राइट में सेंड करा, प्लस 3 हो गया, और y को हमने लेफ्ट से राइट में सेंड करा तो माइनस y हो गया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा ये आपका हो जाएगा 3 माइनस वाई। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस वाई। यहाँ पे बन गया क्या, x की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ y, मीन्स वी जस्ट गॉट द वैल्यू ऑफ x इन द टर्म्स ऑफ y। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, नाउ वी हैव टू टेक दिस वैल्यू फॉर दिस कंडीशन। मतलब अब हमें यहाँ पे क्या करना है ना, इस मेडिसिन को यानी x को ना यूज करके x जैसी ही दूसरी मेडिसिन, देखिए ये x की ही ना वैल्यू है, तो x जैसी ही दूसरी मेडिसिन हमें यहाँ पे यूज कर लेनी है। तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 हमारे पास था। हमने क्या किया, इस x की जगह पे हमने ये 3 माइनस वाई रख लिया। क्या रख लिया, 3 माइनस वाई। तो लिखेंगे यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना होगा। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, x की जो वैल्यू अभी हमने यहाँ पे फाइंड करी है उसको हमें क्या करना होगा, पुट करना होगा इक्वेशन 1 में। ठीक है, जिस इक्वेशन से लेंगे उसके अपोजिट वाला इक्वेशन रखना। अगर तो हम फर्स्ट इक्वेशन से लिए होते तो हमें सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करना होता। और यही जो प्रोसेस है, एक वैल्यू को दूसरी जगह पे ले जाके पुट करना, इसी को बोलते हैं यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन। और ये प्रोसेस सब्स्टिट्यूशन का है, इस वजह से इस मेथड को बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखिए x की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 3 माइनस वाई, केवल और केवल x की जगह पे रखा है। बाकी आपके पास पहले से जो चीजें पड़ी थी, वी विल नॉट स्टॉप देम, दैट इज 2y माइनस 5 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे आपको एक लीनियर इक्वेशन ही मिल रहा है, बट दोनों वेरिएबल्स सेम हो जा रहे हैं। दोनों वेरिएबल्स क्या हो जा रहे हैं गाइस, सेम हो जा रहे हैं।
तो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड का मेन फंडा क्या होता है, इट इज टू चेंज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इनटू अ सिंगल वेरिएबल इक्वेशन, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में चेंज करना अपना क्या होता है यहाँ पे मेन फंडा होता है। ठीक है गाइस, तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी, तो हमें इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोग इस तरीके की चीजें पहले भी पढ़ चुके हैं कई बार। क्या हो जाएगा, देखिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्लास 7th में आप पढ़े हुए ऑलरेडी। तो यहाँ पे 2y माइनस वाई कितना मिलेगा आपको, y मिल जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इसके बाद -5 इक्वल टू 0, तो 3 - 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, देयरफॉर y इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे 2 मिल जाएगा। सो वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल टू 2। अगर यही प्रोसेस आप फिर से रिपीट करेंगे y के लिए तो आपको x की वैल्यू मिलेगी, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद देखिए दूसरा तरीका भी क्या है, जैसे अब यहां तक आप कर लिए तो तुरंत आप क्या करेंगे, y की वैल्यू आप जहां पे x की वैल्यू फाइंड करे थे वहीं पे पुट कर लेंगे। तो यह जाएगा x इक्वल टू 3 माइनस एट द प्लेस ऑफ y व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट 2। ठीक है, प्लेस ऑफ y पे हमें क्या पुट कर लेना है, 2 पुट कर लेना है। जहां पे y है वहां पे हम 2 लिख लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 - 2 इक्वल टू 1, दैट इज x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करके हम ऐसे ही वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद देखिए सेकेंड मेथड जो होता है वो है आपका एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड की भी टर्मिनोलॉजी समझेंगे। आपको मैं एक बात बता दूं, मैथमेटिक्स में है क्या, मैथमेटिक्स इज अ मैजिक। मैथ्स क्या है, एक मैजिक है, जादू है, जहां पे आप केवल शब्दों का मतलब समझ जाइए तो आपको कोई प्रॉब्लम कहीं भी नहीं होनी है। ठीक है, जो भी इसकी टर्मिनोलॉजी होती है मैथ्स में, जो भी टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स का मीनिंग हमें अगर समझ में आ गया, वी विल फील नेवर एनी प्रॉब्लम, मींस वी विल नेवर फील एनी प्रॉब्लम, हमें कभी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो देखिए सेकेंड मेथड इज व्हाट, एलिमिनेशन मेथड। Now what we have to understand the meaning of eliminate। एलिमिनेट क्या होता है, ठीक है। तो आपने कुछ रियलिटी शोज देखे होंगे, वहां पे क्या होता है कि जब कोई कंटेस्टेंट जो होता है उस रियलिटी शो में लूजर हो जाता है या फिर उतना अच्छा नहीं कर पाता जितना बढ़िया विनर ने करा है, ठीक है, यानी कि वो अगर लास्ट पोजीशंस पे है तो उसको क्या कहते हैं, जजेस जो होते हैं कहते हैं नाउ यू आर टर्मिनेटेड या यू आर एलिमिनेटेड। ठीक है, वहां पे आप ध्यान दिए होंगे कि वो बोल देते हैं नाउ यू आर एलिमिनेटेड। एलिमिनेटेड का मतलब होता है ग्रुप से बाहर कर देना। ठीक है, एलिमिनेटेड का मतलब क्या होता है, वहां से बाहर कर देना या निकाल देना। ठीक है, तो टर्मिनेट करना या एलिमिनेट करना बात एक ही है लगभग। यहां देखिए जैसे मान लेते हैं सेम इक्वेशन अपना, ये क्या था, x + 2y - 5 = 0 एंड x + y - 3 = 0। ठीक है, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, देखिए किसी भी एक को, चाहे x को चाहे y को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, सपोज करिए कि अगर हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं तो x एलिमिनेट होगा तो भाई y बचेगा ना। अगर हम x को एलिमिनेट कर दिए तो y बचा, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y। लेकिन अगर हम y को एलिमिनेट कर रहे हैं, y को अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो हमें वैल्यू किसकी मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान देते हुए हम लोग को इसको पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे मेन जो कंडीशन है वो किस चीज की है, वो ये है कि हमें देखना क्या क्या है। हमें पहले यहाँ पे देखना है कि भाई इन दोनों के कोफिशिएंट्स सेम है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन एलिमिनेशन मेथड वी हैव टू चेक वेदर द कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स आर सेम और नॉट, एंड देन वी हैव टू चेक द साइन। तो दो चीजें मैटर करेंगी यहाँ पे, पहला कोफिशिएंट, फर्स्ट वन विल बी कोफिशिएंट एंड द सेकेंड वन विल बी साइन। ठीक है, तो कोफिशिएंट अगर सेम है और साइन की बात करें तो साइन में दो कंडीशन आएंगी। कोफिशिएंट अगर सेम नहीं गए तो उसको सेम करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट का सेम होना बहुत जरूरी है। तो कोफिशिएंट शुड बी सेम, कोफिशिएंट शुड बी सेम। और साइन के साथ तो कंडीशन चलती है, मतलब ये तो खुद ही एक कंडीशन है, यहाँ साइन में दो कंडीशन चलती है। फर्स्ट की साइन जो है सेम है और सेकेंड क्या है, साइन जो है अपोजिट है। ठीक है, करेंगे क्या, हम इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए एक में से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन।
होगा क्या, जब हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे तो कोई भी एक टर्म, चाहे वो x होगा चाहे वो y होगा, कोई भी एक वेरिएबल यहां से गायब हो जाएगा। गायब होने का मतलब वो कट जाता है। मैथ्स में क्या होता है, सपोज अगर हम बात करते हैं 4x माइनस 4x, क्या मिला, 0 मिला। दैट मीन्स ये वैल्यूज तो गई ना, अगर हम काट देते हैं यहां से तो x का तो मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसलिए हम करते क्या है, पहले कोफिशिएंट्स इक्वल करते हैं। सपोज यहाँ पे x और x का कोफिशिएंट इक्वल है, बट y और y के कोफिशिएंट इक्वल नहीं है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। बात को मैं बहुत ही गहराई से समझा रहा हूँ, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। ठीक है, कहीं भी कोई भी चीज मिस होती है अगर, तो वी विल कवर इट इन अनदर वीडियोस बट आफ्टर योर कमेंट्स। देखिए यहाँ पे क्या है, 4x माइनस 4x इक्वल टू 0 हमने बताया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट्स ऑफ x आर इक्वल। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यही देखना है, कोफिशिएंट शुड बी सेम। और साइन का क्या होता है भाई, साइन देखिए, साइन का क्या है, अगर सेम साइन है तो हमें दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा एक दूसरे से, और अगर अपोजिट साइन है तो वी हैव टू ऐड। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर अपोजिट साइन है तो हमारा सब्ट्रैक्शन होगा और हमें सब्ट्रैक्शन ही करना है। ठीक है, और अगर अपोजिट साइन नहीं है, सेम साइन है, तो हम क्या करेंगे, सेम साइन के लिए हम सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो सब्ट्रैक्शन करते समय जो बाद में लिखा जाता है उसका साइन माइनस कर देते हैं अगर प्लस है तो, और प्लस है तो माइनस है तो प्लस कर देते हैं। दैट मीन्स हम चेंज कर देते हैं साइन को। तो अगर सेम सेम साइन होगा तो यहाँ पे भी हमें अपोजिट साइन ही बनाना होगा। कहने का मतलब ये है कि कोफिशिएंट शुड बी सेम एंड साइन शुड बी अपोजिट। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। टू सॉल्व एलिमिनेशन मेथड, टू यूज एलिमिनेशन मेथड वी हैव टू चेक whether in pair of linear equation in two variables coefficients of variables are equal or not and sign of the coefficients are equal opposite or not। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा रिलेशन है यहाँ पे। कोफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए और साइन कैसा होना चाहिए, अपोजिट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको एलिमिनेट कर पाएंगे आराम से। देखिए यहाँ पे क्या है, इस सिचुएशन में क्या है, अपने पास जो सिचुएशन है कि x और y दो बातें हैं यहाँ पे। ये तो हमने रैंडम इक्वेशन ले लिया है। ठीक है, बट व्हेन वी विल स्टडी द इक्वेशंस फ्रॉम बुक वी विल कंक्लूड बेटर। देखिए यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट्स दोनों के सेम है। इसके x और x के, भाई x का भी कोफिशिएंट 1 यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी x और x का कोफिशिएंट 1 है। इसमें y का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसको फिलहाल अभी नहीं ले रहे हैं। तो देखिए होगा क्या, साइन क्या है, साइन भी सेम है ना, तो साइन को अपोजिट बनाने के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा, या सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम फर्स्ट में से ही सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए सब्ट्रैक्शन भी दो तरीके से कर सकते हैं आप। एक तो हो जाएगा आपका बाय यूजिंग कॉलम मेथड। ठीक है, ये कॉलम मेथड था अभी जो हम बताने जा रहे हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा, इस रो मेथड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम कोई भी चीज छोड़ने वाले नहीं है, सो इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम ऑल्सो। देखिए अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में यू नो कि साइन चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस था माइनस कर दिया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और इधर कुछ है नहीं। ठीक है, अगर इधर भी कुछ होता तो इधर भी सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, क्योंकि कॉलम मेथड में लेफ्ट से लेफ्ट को माइनस करते हैं और राइट से राइट को माइनस करते हैं। यहाँ पे रो में भी वही करना है हमें। देखिए कैसे, फिलहाल ये क्या होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में है, और यहाँ पे 2y माइनस y की वैल्यू आपको y मिल जाएगी, एंड 5 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 3 है, यहाँ पे माइनस 5 ये है और प्लस 3 है आपका, तो हो जाएगा -2 इक्वल टू 0, दैट इज y इक्वल टू 2। आई थिंक पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमें y की वैल्यू कितनी मिली थी, 2 ही मिली थी। ठीक है, इसके बाद देखिए रो मेथड की अगर हम बात करते हैं, सॉरी अच्छा कर लेते हैं, पहले रो मेथड ही कर लेते हैं इसको। देखिए x प्लस 2y में सब्ट्रैक्ट करना हमें किसको, x माइनस वाई, x प्लस वाई को। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे एक्चुअली हम करेंगे क्या, -5 को थोड़ा सा उधर सेंड कर लेंगे और -3 को इधर सेंड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस 3 हो जाएगा। या अगर इधर भी रहता है तो -5 प्लस 3 ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी रो मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे भी सेम कंडीशन आएगी, x प्लस 2y होगा, ये ब्रैकेट ओपन होगा, -y आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू यहाँ पे 2 हो जाएगा, x विल बी कैंसिल विथ x, 2y माइनस y इक्वल टू y एंड इट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी y की वैल्यू मिलेगी 2। अब अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें y को एलिमिनेट करना चाहिए, या तो फिर इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर ले, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, तब भी हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। और बाकी इन सब चीजों का डिस्कशन हम लोग करेंगे गाइज अपने नेक्स्ट वीडियोज में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।